अस्सलाम वालेकुम। आईएमएफ 2 हफ्ते तक पाकिस्तान में रहा है, लेकिन बगैर किसी नतीजा खेज मुज़ाकरात के यहाँ से रवाना हो चुका है। हालत हमारी इकॉनमी की ये है कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो 2.92 तक जा पहुंचे हैं। यानी इस मुल्क में इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते के रिजर्व्स हमारे पास हैं। अगर ये हर साल के लिए हमें 20 अरब डॉलर पूरी दुनिया का कर्जा देना है और इस बिगड़ती इकोनॉमी को हमारा कोई पुरसान हाल हमें नज़र आता नहीं है। अगर हम आईएमएफ की शराइत को मान लें तो इस वक्त जो आप गैस के लिए पे करते हैं उसमें 50% इजाफा हो जाएगा। जीएसटी इस वक्त 17% पर है, जो बढ़कर 18% पे हो जाएगा। 3% आपकी इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ जाएगी। यानी महंगाई का एक नया तूफान है जो आपके ऊपर ढा दिया जाएगा अगर आईएमएफ हमें कर्जा दे दे तब, और कर्जा दे दे तो ये हमारे लिए खुशखबरी होगी। आज हमारे साथ एक मुआशरतदान है, मुआशी मामलात पर उनकी गहरी नज़र है। शहजाद साहब हमारे साथ हैं। उनसे हम पूछते हैं कि क्या हमारे लिए या हमारी इकॉनमी को रिवाइव होने के लिए कोई उम्मीद की किरण है भी सही, या फिर ये है कि हर आता दिन हमारे लिए कोई ना कोई बुरी खबर ही लेके आएगा। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सबसे पहले तो ये बता दें आवाम के लिए कि आईएमएफ का जो रोल है हमारी मीशत में, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इस बात पे ज़ोर देना चाहता हूँ कि आईएमएफ जो बनाई गई थी 1944 में ग्रेट डिप्रेशन के बाद, उसका मकसद ये था कि ये दुनिया में जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं जिनमें क्राइसिस क्रिएट हो जाए, जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ तबाह हो चुकी थी, तो एक्सचेंज रेट को मॉनिटर करने के लिए ये एक इदारा बनाया गया था ताकि क्राइसिस को हैंडल किया जा सके। पूरी दुनिया में जिस तरह के भी इकोनॉमिक क्राइसिस हों तो उसके लिए एक इकोनॉमिक टेक्निकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड की जाएँ। जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान बहुत दफ़ा आईएमएफ के पास जा चुका है और आईएमएफ से ये कह चुका है कि हमें इस चुंगल से, इस महंगाई या इस क्राइसिस से निकाला जाए। ये कहा जाता है कि जब भी जो भी कंट्री आईएमएफ के पास जाता है तो महंगाई का एक तूफ़ान आता है। उसकी रीज़न क्या है? आईएमएफ आपको स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट के कुछ प्रोग्राम्स देता है कि आपने ये वाले प्रोग्राम्स करने हैं, जिसमें जैसा कि वो एक अक्सर ही आप सियासतदानों के मुंह से सुनते होंगे कि हम एक सादगी की मुहिम चलाएंगे, हम अपने अखराजात को कम करेंगे। ये आईएमएफ की तरफ से दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि आपके पास पैसे कम हैं और आप खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं। सिंपल सी लॉजिक है, हर किसी को समझ आ सकती है कि आप अपने खर्चे को कम करें ताकि आपकी जो आमदनी है उसमें से कुछ बचत भी हो सके, सेविंग हो सके, ताकि आपके पास पैसे बढ़ जाएं, ताकि उसको आप डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकें। तो आईएमएफ जब भी ये पैसे आपको देता है या लोन देता है तो तब उस मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आता है, क्योंकि वो नए टैक्सेस आपके ऊपर लगाते हैं। वो कहते हैं कि आप ये वाला टैक्स बढ़ाएं, आप ये वाला टैक्स बढ़ाएं, आप करप्शन को ख़त्म करें, आप ये वाली चीज़ें, ये वाले खर्चे जो कम किए जा सकते हैं और आपका मुल्क सही बेहतर तरीके से चल सकता है, उसके लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ देता है, मेमो साइन करता है आपके कि ये काम करें, फिर हम भी आपको लोन देंगे। नहीं, इसमें इसमें थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे टोकूँगा। हम तकरीबन 1950s के अंदर फर्स्ट टाइम आईएमएफ के पास गए और मुसलसल जो है वो जा रहे हैं, बीच में थोड़े से चंक्स ऐसे आते हैं जिसमें हम नहीं गए। तो इतने बार-बार जाने के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी आज भी ट्रैक पे नहीं आ रही, और हकीकत तो ये है कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको ही समझ नहीं आ रही। आप ये देखिए कि मिफ्ता इस्माइल साहब, करंट रिजीम की बात करें, उनकी पॉलिसीज़ इंटायरली डिफरेंट है उन पॉलिसी से जो इस वक़्त इसहाक डार साहब अपनाए हुए हैं। तो वो कैसी टेक्निकल असिस्टेंस है कि वो इतने साल गुज़रने के बाद भी अभी तक हमें पता नहीं कि इकोनॉमी को चलाना है कैसे? 2 से 3 वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान की इकॉनमी इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल इकॉनमी होने की वजह से आईएमएफ की जितनी भी रीएडजस्टमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट थोड़ा-सा इन्फॉर्मल इकोनॉमी आम नाज़रीन के लिए वो क्यों, क्या जी, होता मैं है? ज़रूर बताऊँगा। तो उसकी वजह से जो हमारी इकॉनमी है वो टैक्स नेट में नहीं आती। जो इकॉनमी, जैसा कि एक दुकानदार है, दुकानदार जितने भी पैसे कमाता है वो कैश में कमाता है। वो ना बैंक में जाते हैं, ना उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो उसकी वजह से वो टैक्स नेट पे आती नहीं है। तो हमारा 20 टू 25% ऑफ इकॉनमी हमारा कैश बेस्ड इकॉनमी है, डिजिटल इकॉनमी नहीं है। उसका वो रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास कोई। जब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा? तो टैक्स नेट में ना होने की वजह से एक मेजर चंक ऑफ एक, आप ये सोचें कि 100 में से 25 रुपए तो आपके हम काउंट ही नहीं करते, जो छुपाए हुए हैं लोगों ने। तो बताएं उस मुल्क की इकॉनमी कैसे बेहतर हो सकती है? एक ये वजह है। इनफॉर्मल इकॉनमी होने की वजह से आईएमएफ के प्रोग्राम में हमें बार बार जाना पड़ता है। दूसरी वजह ये है कि जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं हैं। चाहे वो एनर्जी की पॉलिसीज़ हों,
चाहे वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी हो जिसमें हमारी कि ये कि हमने जो अपना एक्सचेंज रेट है वो फ्री फ्लोटिंग रखना है, ये जो डॉलर का एक्सचेंज रेट होता है वो फ्री फ्लोटिंग रखना है, ये पैक्ड रखना है। डार साहब आते हैं वो कहते हैं जी पैक्ड होगा, कंट्रोल्ड होगा, और जो मिफ्ता साहब आते हैं वो कहते हैं जी नहीं फ्री फ्लोटिंग होना चाहिए। तो इस वजह से भी बहुत से नुकसान होते हैं। जितनी भी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक में हों या माइक्रो इकोनॉमिक पे हों, वो इंडस्ट्रियल लेवल पे हों या बड़े लेवल के ऊपर हों, तो वो उसका यही रिज़ल्ट निकलता है कि आप बार बार उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया होता है। तो आपके ख्याल में ये जो डार साहब वाली पॉलिसी है ये ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बेहतर है या फिर जो इस मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसी? पॉलिसी देखिए कोई भी हो, वो पॉलिसी उसी वक्त कामयाब होती है जब सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और अभी देखें दो मसाइल हैं। आईएमएफ ने कहा कि आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एटोनमस कर दें। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आप एटोनमस कर दें, आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस ना करें, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ना करे कि वो किस तरह मनी प्रिंट करे और किस तरह एक्सचेंज रेट और बाकी चीज़ों को किस तरह चलाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही डार साहब आते हैं वो कहते हैं जी नहीं मैं तो इन्फ्लुएंस करूँगा, मैं तो लोन्स लूँगा। अब आईएमएफ ने पाबंदी लगा दी कि आप वहाँ से लोन्स नहीं ले सकते, आप इंडिपेंडेंट कर दें स्टेट बैंक को, क्योंकि स्टेट बैंक ने अपना पूरा एक सिस्टम चलाना है, एक फाइनेंस मिनिस्टर आएगा वो अपने डिसीजंस ना थोपे। तो जब कोई भी स्टेक होल्डर जो इकोनॉमी को डील करता है वो कंसेंसस के साथ, आपके साथ एक कंसेंसस डेवलप हो जाएगा और एक इकोनॉमी की पॉलिसी बन जाएगी नेशनल लेवल के ऊपर, तो वो डार साहब आए या वो मिफ्ता साहब आए वो उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए होगी, लेजिस्लेशन, वो लेजिस्लेशन नहीं कर पाएंगे। जब लेजिस्लेशन हुई होगी, कंसेंसस डेवलप होगा, तो कोई भी जो आपकी बेसिक फंडामेंटल्स होंगे इकोनॉमी के उससे छेड़छाड़ नहीं करेगा, और इकोनॉमी आपकी अच्छा हो या बुरा हो, इकोनॉमी आपकी आपका फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा हो या बुरा हो, इकोनॉमी आपकी ऊपर ही जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे एक और कंपैरिजन मैं आपसे करवाना चाहूँगा कि पीटीआई वाले क्लेम करते हैं, और जो इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर का था उसमें भी ये था कि जी हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5.9% तक बढ़ी, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो 4 पॉइंट समथिंग पे बढ़ा था, और हर जो हमारी रेमिटेंसेस थी वो रिकॉर्ड उसमें इजाफा हुआ। लेकिन उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब जब आते हैं तो वो कहते हैं कि आपने इकोनॉमी को बहुत हीट अप कर दिया था, ठीक है। तो अब ज़रा आप इस तवाज़ुन इसका जो है वो मुआजना करके बताएं कि क्या पीटीआई की जो पॉलिसीज़ थी या पीटीआई रिजीम की पॉलिसी थी वो ज़्यादा बेटर थी, या ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद रिजीम आई है इनकी पॉलिसी ज़्यादा बेटर है? देखिए इसको आप सिंगल आउट तो नहीं कर सकते, मिफ्ता साहब की बात भी किसी हद तक ठीक है, क्योंकि कोविड-19 के बाद क्योंकि कोविड-19 के दौरान एक सप्लाई चेन का डिस्टर्बेंस आया था, बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आया था जिसका फॉल आउट आना था। ये जो हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, ये इंटरनेशनल फॉल आउट जो हुआ है कोविड-19 का, उसकी वजह से भी हुई है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ी है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास वो सप्लाई चेन नहीं है, जिसकी वजह से, क्योंकि मैं पहले भी इस ये बात कह चुका हूँ कि एक बक एंड बूस्ट का साइकिल होता है हमारी इकोनॉमी का। जैसे ही पीटीआई की गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक बूस्ट हुआ, तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। जैसे ही ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ होगी, आवाम के पास या इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा आएगा, वो और इन्वेस्ट करेगा मतलब उसे एनर्जी चाहिए, एनर्जी है कॉस्टली, तो उसके लिए गवर्नमेंट को और लोन लेना पड़ता है। जैसे ही वो लोन लेगा उसके पास रिजर्व्स और कम हो जाएंगे। रिजल्टेंटली क्या होता है कि जो हमारे रिजर्व्स हैं या जो गवर्नमेंट के पास पैसे हैं, 100 200 300 रुपए जितने भी हैं, उसके ऊपर बोझ बढ़ेगा और इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये बक एंड बूस्ट का साइकिल नहीं, मेरे पास आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसमें उससे स्लो डाउन आया है। इसमें जो आपने चीज़ बताई कि अगर अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये तो हमारी मतलब फिर और कैसी ग्रोथ आप चाहेंगे? हम इंडस्ट्री तो ग्रो ऐसे ही करेगी कि अगर आपकी जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स में आपकी प्रोडक्ट्स जा रही हैं, तो वो तो चाहेगा ना कि इन्वेस्ट करे। तो आप लेकिन उसको जोड़ रहे हैं उसके साथ यानी कि एनर्जी के साथ, तो फिर इट सीम्स इन अ नेगेटिव वे। तो फिर मतलब इकोनॉमी हमारी ऐसे सही रहेगी कि हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ ना करे, ये ऐसे नहीं, सही रहेगी? ये बिल्कुल मैं ये नहीं कहना चाहता। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारी एनर्जी क्राइसिस का इशू है, हम्म, ये कपल है हमारी ग्रोथ के साथ। हम्म, जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे डिकपल करके, जैसे ही एनर्जी क्राइसिस का इशू सॉल्व होगा, क्योंकि जैसे ही एनर्जी का क्राइसिस बढ़ता है यानी कि एनर्जी महंगी होती है, साथ ही हमारा स्लो डाउन आ जाता है ग्रोथ में। हमारी इंडस्ट्री ग्रो करना चाहती है, एनर्जी महंगी हो जाती है, क्योंकि जैसे एनर्जी की प्राइसेस हाई होती हैं, क्योंकि कोविड के बाद एनर्जी की प्राइसेस हाई हो गई, कोविड से पहले एनर्जी की प्राइसेस कम थी तो ग्रोथ होती रही, क्योंकि हमें एनर्जी सस्ती मिल रही थी।
अब जैसे एनर्जी महंगी हुई तो ग्रोथ तो कम होनी थी, क्योंकि हमारे पास एनर्जी खरीदने के पैसे ही नहीं है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट नेट इतनी ज़्यादा नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल बेस हमारी एक्सपोर्ट्स की इतनी बड़ी नहीं है, हम बहुत थोड़ी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, उस वजह से ये प्रेशर बढ़ता है। सही। अभी जो करंट सिनेरियो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो देखें, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रिलेट करती है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ। इलेक्शंस नहीं होते नज़र आ रहे हैं। अगर हम अज्यूम कर लें कि इलेक्शंस नहीं होते, तो क्या कोई ऐसी उम्मीद है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो रिवाइव कर सके? मेरा नहीं ख्याल कि बगैर इलेक्शंस के इकोनॉमी का रिवाइव करना आसान होगा, क्योंकि आईएमएफ भी कोई आपके साथ स्टाफ लेवल का मुआहदा भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं करेगा जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस नहीं होगा। अगर कल या परसों गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है और नए इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, तो आईएमएफ का मुआहदा किसके साथ होगा? वो नहीं करेंगे। या तो एक निगरान सेटअप आ जाए 3 महीने के लिए, तो आईएमएफ उनके साथ कर ले कि ये 3 महीने रहेंगे। उन्हें ये पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, इलेक्शन बहुत ज़रूरी हैं। बगैर इलेक्शंस के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती नियर फ्यूचर पॉसिबल मुझे नज़र नहीं आ रही। चलें, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब प्रोग्राम में आने के लिए। नाजरीन, आपने कभी लोकल बसेस में सफ़र किया हो तो वहाँ पर आपको, अगर आप किसी सीट पे बैठते हैं तो आपको फ्रंट वाली सीट पर कोई ना कोई ड्राइंग हुई नज़र आती है, कुछ न कुछ शेर लिखे नज़र आते हैं, फोम फटे होते हैं, बड़ी कारीगरी वहाँ पर हुई हुई होती है। उसकी वजह ये है कि वो जो मुसाफिर आते हैं थोड़ी देर के लिए उस बस के अंदर बैठते हैं और वहाँ पर वो अपना जो भी उनके अंदर फ़न होता है वो वहाँ पर उस फ़न का इजहार कर देते हैं। किसी का तकरीबी दिमाग है तो वो उसकी सीट फाड़ देगा, और थोड़ी देर बाद चूंकि उन्होंने उतर जाना होता है और कोई उनसे पूछता नहीं है, तो इसलिए वो इस तरह की हरकतें आपको वहाँ पर नज़र आती हैं। यही काम आपको किसी की पर्सनल कार में बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। तो हालत ये है हमारे मुल्क की कि वो बस जो है वो हमारा मुल्क है और उसके मालिक हम हैं, लेकिन उसके ऊपर बैठने वाले सीट्स वाले मुसाफिर हमारे सियासतदान हैं। ये सियासतदान आते हैं, ये मुल्क इनका है नहीं, क्योंकि इनके सारे असर तो मुल्क से बाहर हैं। यहाँ पर जब भी मुश्किल आएगी ये मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। इनको थोड़ा सा नज़ला जुकाम होता है तो इनका इलाज लंदन से पहले कहीं पर नहीं होते या दुबई में होते हैं। ये मुल्क हमारा है, ये बस हमारी है। हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पर बैठने वाले मुसाफिर किस तरह के होंगे, किस तरह के मुसाफिरों को हमने बिठाना है और किस तरह के मुसाफिरों को हमने एंटर ही नहीं होने देना। और वो सिलेक्शन होगी आपकी इलेक्शन के थ्रू, और इलेक्शन ही किसी भी जमहूरियत की बुनियादी असास है। आप सबको ज़रूरी है कि आप अपने सियासतदानों के ऊपर प्रेशर बढ़ाएं कि इलेक्शन हो, ताकि हमारी इकॉनमी का जो पहिया है वो स्टेबल हो सके और मुल्क का कुछ भला हो सके। आज के लिए इतना ही। मैं हूं जाफर ईशान और ये है मेरा चैनल। शुक्रिया।